आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज का सेकंड पोर्शन नगर निकाय। कल देखा था हम लोगों ने ग्राम पंचायत का चयन कैसे होता है, ग्राम सभाएं क्या होती हैं, पंचायत कैसे होती है, किस स्तर पे होती हैं, ग्राम, ब्लॉक, जिला। आज हम पढ़ेंगे शहरी निकाय। हम सभी जानते हैं कि आपका जो प्रशासन का स्तर 3 भागों में डिवाइड है। जिनकी पहली क्लास है वो भी ध्यान से सुने, पिछली क्लास का हम लेके चल रहे हैं। अपने यहाँ पे शासन करने की 3 स्टेज हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा जिला सरकार, लोकल गवर्नमेंट। बड़े नियम कायदे कानून कहाँ बनेंगे आपके? केंद्र सरकार पे। राज्य स्तर के जो नियम कायदे कानून बनेंगे कहाँ बनेंगे? वो राज्य सरकार पे। और जो लोकल प्रशासन है वो आपका बनेगा शहरी के तौर पे और ग्रामीण तौर पे। क्यों? तो ग्राम की अलग व्यवस्थाएं हैं, शहर की अलग व्यवस्थाएं हैं। इस आधार पर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट हम वो बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्थात स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन, अपने द्वारा शासन। सबसे पहले स्थानीय शासन कहाँ पे था? आजादी के पहले चोल वंश में। और जब भारत में स्थानीय शासन की जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिला बगदारी गांव। इसके बाद जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था तब सबसे पहले किसने एडॉप्ट की थी? एमपी ने। खास तौर से जिनकी पहली क्लास है वो ज्यादा ध्यान से देखें। अब लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे आपका शहर है, आपके शहर के अंदर 2 शाखाएं होती हैं, एक गांव और दूसरा शहर। जो गांव का शासन हो, गांव का शासन मतलब क्या? अब गांव में कहीं हैंडपंप लगना है, खड़ंजा बिछना है, सड़क बननी है, तो कौन देखेंगे? ग्रामीण स्वशासन। ये कितने लेवल का होता है? त्रिस्तरीय होता है बेटा। सबसे पहले कौन होगा? ग्राम स्तर यानी गांव, दूसरा होगा ब्लॉक स्तर, तीसरा होगा जिला स्तर। गांव में चुनकर कौन आते हैं आपके? प्रधान या मुखिया, सही है। और ब्लॉक स्तर पे कौन आएगा आपका? ब्लॉक प्रमुख। और जिला स्तर पे कौन आ जाएगा आपका? जिला पंचायत अध्यक्ष। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि जिला परिषद। ये तो हो गए जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुन के आ रहे हैं। यदि हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो गांव स्तर पे कौन सा अधिकारी पाया जाता है? बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक पे कौन सा पाया जाएगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। यहाँ पे होगा डीपीआर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक। यहाँ पे जो चुनाव लड़ने की मिनिमम उम्र होती है 21 वर्ष होती है। कल मैंने समझाया था 21 वर्ष क्यों होती है। महिलाओं को आरक्षण 1/3 मिलता है। शिक्षा की बात की जा रही है कि भाई ग्राम प्रधान से चुनाव लड़वाना है तो एक शिक्षा का पैमाना तय करवा दें। यदि इसके अलावा यदि कोई प्रधान मुखिया काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे हटाया जा सकेगा? गांव के लोग 2/3 बहुमत के समर्थन से यहाँ पे शिकायत करेंगे, यहाँ पे जांच होगी, ये मुखिया हट जाएगा। ये हो गया था कल। यदि हम कहें शहरी निकाय, जो आज का टॉपिक हमारा, शहरी निकाय का अर्थ होता है कि शहरी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो शहर पे काम करते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे क्लास में ही आपके यहाँ नगर पालिका पाई जाती है, नगर पंचायत पाई जाती है और नगर निगम पाई जाती है। जैसे आप महोबा में बैठे हैं तो महोबा छोटा शहर है। यूपी का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा। तो ये क्या पाई जाएगी? नगर पालिका। क्यों? क्योंकि जो महोबा की शहरी जनसंख्या है उसका क्या 10 लाख से कम है। यदि हम बात चल रहे हैं इलाहाबाद, कानपुर, आगरा,
वहां जब आप एंट्री करते हैं शहर के अंदर, लिखा रहता है नगर निगम प्रयागराज आपका स्वागत करता है। इसका अर्थ क्या है? वहां की शहरी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो शहरी स्वशासन के अंतर्गत शहर के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी सरकार को शहरी स्वशासन कहते हैं। अभी हम समझेंगे, अभी इसी क्लास में वार्ड के कैसे चुनाव होते हैं, चेयरमैन कैसे चुनाव हुआ था। जैसे अपने यहाँ पे यूपी में 2023 में हुआ था चेयरमैन का चुनाव, 5 साल बाद होगा 2028 पे। इसके भी आपके 3 स्तर होते हैं शहरी निकाय के, जो अभी बताया मैंने, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। सबसे पहले भारत का प्रथम नगर निगम कहां पे बना था? मद्रास में 1688 में। ये कई बार पेपर पूछा जाता है, भारत का प्रथम नगर निगम कहां पे है? मद्रास। 1726 में 2 जगह बना था, बंबई और कलकत्ता पे। मद्रास भी सबसे पहले क्यों बना था, या इन तीनों जगह में क्यों बना था? बताया था आपको, ब्रिटिश का काल था, तीनों की जगह पानी की कनेक्टिविटी अच्छी थी और जिसको भारत के अन्य मुल्कों से भी जोड़ती थी। क्लियर है? ठीक। भारत का जो लोकल गवर्नमेंट का स्थानीय शासन जनक बोलते हैं लॉर्ड रिपन को, उन्होंने 1880 से 82 के बीच में काम किया था। ये उस समय ब्रिटिश काल में था। लॉर्ड रिपन को लगा कि भाई आपको लोकल गवर्नमेंट में काम करेंगे तभी जाके आपके स्टेट और सेंट्रल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। क्यों? जब संविधान बना, तो मैंने कल की क्लास में बताया भी था, गांधी जी घोर समर्थक थे स्थानीय स्वशासन के। अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि गांव के स्तर पे बने, ब्लॉक स्तर का तो सही था। क्यों? क्योंकि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जमींदार वर्ग है, वो शोषण के रूप में आ जाएगा। फाइनली संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब यदि कोई नियम कायदा कानून बना है, वो कब लागू हो पाएगा? जब नियमों से भरपूर हो जाए। कहने मतलब पहले जब आपको बताया गया था राजस्थान अपना रहा है तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो अपने इच्छा से। लेकिन जब एमपी अपना रहा है संवैधानिक दर्जा, तब संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है कि आपको विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, अब जो नियम है वो सबके लिए समान है। क्लियर? संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन 2 किए गए थे आपके, 73वें और 74वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो गांव का प्रशासन है उसको कहा गया पंचायती राज, जो कि आपका 29 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। लागू हुआ था। और इसके अलावा इसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 29 विषय थे। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 11वीं अनुसूची थी और 29 विषय थे। इसीलिए पंचायती राज दिवस का कब मनाते हम लोग? 24 अप्रैल। क्यों? 1993 को लागू हुआ था। ठीक उसी प्रकार नगर का जो शासन है उसको संवैधानिक रूप देने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, पूछा जाता पेपर में कि किस संविधान संशोधन के तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73, 74, 71, 72। अभी इन पे मैं PYQ भी करवाऊंगा आपको और आपको बताऊं कहाँ कौन से एग्जाम में पूछा गया है, कैसे सवाल बने। यहाँ तक कि जो विषय हैं इनके विषय से भी सवाल बनते हैं। अब गांव का जो बनते हैं सवाल, गांव का विषय है, गांव में क्या होगा? आपको खड़ंजा चाहिए, हैंडपंप चाहिए, गली बननी चाहिए। इसी प्रकार नगर पालिका के विषय से बनते हैं। 1 जून 1993 से नगरीय निकाय प्रभावी हो गया और इसके तहत नगर निकायों को मजबूत करने के लिए आपके संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से, जिसके अंदर कितने विषय हैं आपके? 18। जब इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया तब पूछा जाता है कि उस समय भारत की सरकार कौन सी थी? PV नरसिम्हा राव। प्रेसिडेंट कौन से थे? शंकर दयाल शर्मा। क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ही करने के बाद कोई बिल कानून का रूप धारण कर लेता है। अब कभी क्लास में तो समझाएंगे विधेयक और कानून। लेकिन विधेयक क्या होता है आप सभी जानते हैं। संसद के कितने सदन?
2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। पर यदि पूछ ले जाए कि संसद के अंग कितने हैं, तीसरा कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट। यदि कोई प्रस्ताव यहाँ पारित कर दिया गया, यहाँ नहीं किया गया, तो डिजोल्व हो जाएगा। यदि यहाँ दोनों पारित कर दिया गया पर इसने सिग्नेचर नहीं किया, तो आपका कानून तो नहीं बनेगा। यानी प्रेसिडेंट की जब सिग्नेचर हो जाएंगे तभी कोई बिल कानून का रूप धारण करता है और वो फिर पूरे भारत पे लागू हो जाता है। इसलिए पूछ लिया जाता है कि सरकार किसकी थी, तो किसकी थी? नरसिम्हा राव की। ये नोट कर लिया। अब यहां देखिए, जो ये आपकी नगरीय निकाय है, नगरीय व्यवस्था निकाय, ये कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे? आपके नगर निगम। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, नगर पालिका, या इसको आप कई बार पढ़े होंगे या देखे होंगे, नगर परिषद भी कह देते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरह डेवलप हुए हैं ना पूरी तरह पिछड़े हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरह आपके डेवलप हो पाए हैं ना पूरी तरह आप उनको गांव कह सकते हैं, यानी कि टाउन जैसी कंडीशन। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी? नगर पंचायत होता है। नगर निगम पे जो व्यक्ति चुना जाएगा वो कौन कहलाता है? आपका नगर पालिका या नगर परिषद में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? चेयरमैन या चेयरपर्सन। पर्सन मतलब अब ऐसा तो नहीं केवल मेल ही होगा, फीमेल भी हो सकती है। आप कोई फीमेल आ गई तो उसे ये तो नहीं जाएंगे भाई राजकुमारी चेयरमैन, और राजकुमारी फीमेल, इसलिए पर्सन कहा जाता है। ठीक, यहां पे होता है अध्यक्ष। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये बता दें यार सर। अब आप ये बताइए, जैसे आपका कोई छोटा सा गांव है, जैसे कराड़ी में भी कुछ प्रशासन होगा, यदि होगा तो उस पे कौन सा आएगा? ठीक, पर बांदा है तो वहां पे क्या होगा? क्यों? क्योंकि बांदा की शहरी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। लिखा होगा ठीक। अब यदि कानपुर की बात करें तो कानपुर तो पता ही है। ठीक, यदि ये कहा जाए, देखिए आपके यूपी में 75 जिले हैं, आबादी सबसे ज्यादा है, ये शहरी निकाय का मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं नगर निगम वहां होगा जहां की शहरी जनसंख्या 10 लाख हो। इसका अर्थ क्या है बेटा? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या अर्थ होगा इसका? यदि मैं बोलता हूं कि नगर निगम वहां पाया जाएगा जहां की शहरी जनसंख्या 10 लाख है, इसका मतलब क्या होगा? मैं समझ में आ रहा हूं क्या? बताओ। जो शहर में रहने वाले उनकी जनसंख्या 10 लाख। अच्छा, और यदि बोल दें कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे नगर पालिका पाई जाएगी, जैसे आपका महोबा, यहाँ भी हम शहरी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप महोबा में है, महोबा में हमने बताया कि महोबा में नगर पालिका है, हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की शहरी जनसंख्या 10 लाख से कम है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? शहरी का अर्थ क्या है यहाँ पे? तुम बताओ। नहीं पता? नहीं आया समझ में? बालक अखिल तुम बताओ।
जनसंख्या है 10 लाख नहीं पहुंची अभी। इसका मतलब ये कि जो प्रॉपर शहर है उसकी जनसंख्या की बात करी जा रही है। अब इसके अंतर्गत आप चरखारी, श्रीनगर, कुलपहाड़ ऐड नहीं करेंगे, यानी आपका आला चौक, उदल चौक, कीरत सागर, ये सब की जनसंख्या की बात की जा रही है जो प्रॉपर नगर है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते भैया आप कहाँ के हैं, तो आपने कहा महोबा के, और आसपास का व्यक्ति होता तो कहता महोबा जिले के। ठीक, इसका मतलब कि प्रॉपर नगर की बात की जा रही है। क्लियर हुआ? यानी ये कह सकते हैं कि आप नगरपालिका में तो अपनी बाइक या स्कूटी लेके तेजी से चलिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। यहाँ पे है जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा हीरो हीरोइन बनने की चक्कर मत पड़िए, तो आगे चौराहे में लिपट जाएंगे गाड़ी वाड़ी से। बात समझ में आ रही? यानी नगर पालिका वहां की जहाँ की शहरी जनसंख्या हो, नगर निगम का मतलब जहाँ की वहां की शहरी जनसंख्या। कानपुर तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉपर कानपुर की जनसंख्या देखें तब भी 10 लाख से अधिक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ भैया? तो पूछूंगा फिर बताना पड़ेगा आपको। पीछे गुप्ता जी, पंडित जी, नहीं हुआ? नहीं हुआ? दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा? तो कन्या तुम आगे आके बैठ जाओ। उसकी वजह से नहीं दिखता। अच्छा ठीक, तो मानव श्रम करवा रही हूँ समझिए ध्यान से। तुम महोबा में रहती हो लोकल की, तुम महोबा में देखी होगी जहाँ अपना शहर का स्थान स्टार्ट होता है लिखा रहता है महोबा नगर पालिका आपकी स्वागत करती है, लिखा रहता ना। तुम कोई बड़े शहर गई होगी, कोई भी झांसी, लखनऊ, कानपुर, जो आसपास के बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे तुमने ध्यान दिया होगा लिखा रहेगा झांसी नगर निगम आपका स्वागत करता है। ठीक, दूर से अगर किसी गाँव में पहुँच गई होगी, गांव के अंदर घुस रहते हैं तो बने रहते हैं, एक तो प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा तुमको गांव के अंदर के आसपास, ग्राम पंचायत मिल जाएगी, उसे बोलते हैं नगर पंचायत। अब बेटिया तुम्हें ये समझना है 74वें संविधान संशोधन के तहत जो नगर निकाय है, जो शहरों का कि शहरों के अंदर कैसे प्रशासन चलाया जाए, कैसे सुविधा दी जाए, वो 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। आपने जैसे गांव समझा था, गांव के 3 स्तर थे, पंचायत के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। ठीक इसी प्रकार किसी शहर की व्यवस्थाओं को या महानगर की व्यवस्थाओं से करने के लिए 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। यहाँ पे नगर निगम लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो शहर की प्रॉपर संख्या है उसकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। क्लियर? वो नगर निगम कहलाएगा। जैसे बरेली, कानपुर, झांसी, जितने महानगर तुम सोच पा रहे हो यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे, और भी जगह भी ऐसा नहीं। यूपी में एग्जाम्पल हम यूपी ले रहे हैं, हम यूपी पढ़ रहे हैं। नगर पालिका का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका महोबा 10 लाख से कम जनसंख्या, इसका मतलब क्या है आपका, आप हमीरपुर चुंगी से चलिए राष्ट्रचुंगी पहुंच जाइए। ठीक, मतलब शहर की प्रॉपर जनसंख्या है उसकी चर्चा की जा रही है। इसमें आप श्रीनगर को, चरखारी को ऐड नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आया था? हाँ, नगर पंचायत का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह ना तो विकसित हुआ है ना पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? यानी कि आपकी भाषा में कहें कि आपको वहाँ पे मोमोज मिल जाएंगे पर अच्छी क्वालिटी के नहीं। ठीक, एक आपकी भाषा में वो क्या है आपका उभरता हुआ क्षेत्र, उसे बोलते हैं नगर। हाँ, सवाल क्या था? बिल्कुल लिखा है, तभी हमने लिखा है नगर पालिका। देखिए ओबले करके नगर परिषद लिखा है। नहीं, नगर पालिका और परिषद के साथ लिखेंगे ना, नगर पालिका या नगर परिषद एक ही चीज है। इसका ही मतलब है कि आपके 10 लाख से जनसंख्या कम है। यदि आपने किसी बोर्ड में एक जगह लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो जनसंख्या 10 लाख से कम वाला क्षेत्र है। क्लियर यहाँ तक? अब आया समझ में नहीं आया? नगर पंचायत की संख्या कितनी होगी? इसकी जो नगर पंचायत वाली की जनसंख्या, इसका कोई डाटा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी जनसंख्या होती है। अपने यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है
तो ये मान लिया जाता है कि कम से कम नगर पंचायत जहाँ बनाई जाए तो 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या हो। पर यदि आप ले जाएंगे बिहार या आपका कोई छोटा राज्य होगा सिक्किम, त्रिपुरा, तो ये प्रशासन तो पूरे भारत के लिए चल रहा है ना, वहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ छोटे क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाएगी। बड़ा ही समझ में। अभी इनके पीवाईक्यू भी करवाएंगे, यहाँ तो समझ आ गया नहीं आ गया। अब जो इनके सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये समझो आप। हाँ, क्लियर। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके अपने जिले का, तो उसको आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अपना महोबा है, महोबा चेयरमैन चुनाव होने हैं, ठीक। जिले को कई छोटे छोटे वार्डों में तोड़ दिया गया, जैसे बजरंग वार्ड, सुभाष वार्ड, भटीपुरा वार्ड, कोई वार्ड। यहाँ पे चुने कौन जाएंगे? वार्ड मेंबर, या जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं पार्षद। आप देखेंगे किसी की स्कूटी या गाड़ी में लगेगा पार्षद, इसका मतलब क्या है? वो आपके यहाँ के वार्ड मेंबर का एक व्यक्ति है जिसको आपने चुन के भेजा। ये हमेशा प्रत्यक्षता रहेगा, इसको जो वोट देंगे आप खुद देंगे। जैसे आपके बजरंग वार्ड में कोई गुप्ता जी हैं, वो हैं, ठीक नहीं। वो अभी देश का चुनाव हुआ था, हम लेके हैं डामला के पास के, ठीक। तो कहने मतलब मेरा ये है, इस पे चुनाव कौन देगा? जनता, सीधे जनता जनार्दन। चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्षता भी होता है और अप्रत्यक्षता भी होता है, और ये तय कौन करेगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग। याद है क्या बताया था? नहीं बताया था? और ये चुनाव की सारी प्रक्रिया कौन करवा रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंडर पे है? राज्य सरकार के अंडर पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर स्टेट की अपनी जनसंख्या, अपना क्षेत्रफल, अपनी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आपके घर गली कूचे में नहीं आ सकते कि भाई वहां पे कौन सा खनिजा बेचना। उसके लिए कैसे होता है चुनाव, जो बताया था मैंने मुखिया का। अब ये वार्ड मेंबर क्या करेंगे? पार्षद। जिले में एक चेयरमैन होगा। इनका काम ठीक उसी प्रकार है जैसा आपके प्रधान का काम था, प्रधान के नीचे वाला काम। जो वार्ड वहां पे प्रधान के नीचे, उनका क्या था? जो गांव के टोला होते या गांव के मोहल्ले, वो वहां काम करवा रहे थे। ये लोग क्या करेंगे? अपने वार्ड मेंबरी में सुविधाएं देंगे। आप सोचते होंगे आपकी जो जमादार आते हैं सुबह सुबह, पूरे जिले में होते कुछ लोग, कुछ आपकी गली के लिए अलॉट किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? वो वार्ड मेंबर जो होगा आपका पार्षद के नीचे होगा, ठीक। काम क्या होगा इसका? अपने वार्ड में नाली, लाइट वगैरह, खंभे जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक, हैंडपंप, सफाई मतलब झाड़ू वाड़ू इत्यादि पे बल देगा। सारे वार्ड इस तरह। चेयरमैन क्या होगा? इनके ऊपर होगा, ठीक। इसको बोलते हैं। इस पे भी चुनाव की जो उम्र होती है वो कितनी होती है आपकी? 21 वर्ष। आरक्षण कितना होता है महिलाओं को? 1/3। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें कितने विषय हैं आपके? 18 विषय। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, 18 विषय नहीं लिखना आपको, 4-5 विषय जो अभी पीवाईक्यू करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? यहां समाप्त होता है आपका पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर? योग्यता वगैरह 21 वर्ष, इसको लिखना भी है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि पंचायत की मिनिमम योग्यता कितनी होती है? 21 वर्ष। यहाँ मैक्सिमम पे कुछ नहीं है, मिनिमम 21 वर्ष होती है। पर कई जगह जैसे मेयर है, कल मैं बताया था 21 वर्ष के चुनाव में क्या होता है, गांव के लोग प्रधान बनवाते नहीं है। यहाँ भी दिक्कत आती है।
तो कई बड़े बड़े जो नगर हैं मुंबई में, वहां पे ये भी कहा गया है कि मिनिमम एज 21 से 30 कर दीजिए। क्यों? 30 वर्ष का व्यक्ति एक मैच्योर अवस्था पहुंच जाता है। इस पे शिक्षा की योग्यता अभी नियम नहीं है, पर कई सरकारें जैसे राजस्थान वगैरह या अपने यूपी में भी चर्चा की जा रही है कि मिनिमम योग्यता रख दीजिए 10वीं या स्नातक। वो डिपेंड करेगा सरकार पे। क्यों? ये सारा मुद्दा कहाँ पे है? ये यदि पूछा जाए पंचायत की सूची के अंतर्गत आता है केंद्र, राज्य, संवर्ती, इनमें से कोई नहीं, राज्य सूची के अंदर। यदि पूछा जाए नगर पंचायती राज में जो आपकी ग्रामीण व्यवस्था है, कितने विषय हैं? कितने? 29 विषय हैं। 3 तो स्तर है उसके। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर पालिका में कितने विषय हैं? नगर पालिका किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ग्रामीण स्वशासन किस अनुसूची में आएगा? ग्रामीण स्वशासन किस अनुसूची में आएगा? 11वीं। बेटा 12 अनुसूची है, मैं कई बार कह चुका क्लास में, आप उठा के पेपर देखिए, हर बार साल बनता अनुसूची से। 12 अनुसूची आपको मुखरता याद होनी चाहिए। 2 सूची तो बार बार इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ। 11वीं 12वीं याद हो गई आपको? सिंपल है, 12 अनुसूची लिखवा दिए। पहले अनुसूची में क्या है? हाँ, पहले अनुसूची में क्या है? 28 राज 8 यूपी। दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा के आवंटन की सूची, 5वीं में SC/ST के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में SC/ST के प्रशासन और उनकी देखभाल का सूची, 7वीं में शक्ति विभाजन किस किस के बीच होगा? केंद्र राज्य संवर्ती सूची। यदि किसी मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य दोनों ने नियम बना दिए और टकराव हुआ तो किसका नियम माना जाएगा? केंद्र का। क्यों? केंद्र सरकार अपने आप में शक्तिशाली है। इसके अलावा आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। जैसे आप यूएसए में देखोगे, यूएसए में आपको बताया था न्यायपालिका हो चाहे नागरिकता हो, अपने नागरिकता भी एक है। यूएस के स्टेटों के अपने अलग समूह वो हैं, या कितनी न्यायपालिका वगैरह। अपने यहाँ पे आप जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मोदी साहब हैं, कई बार आप देखते होंगे ये विचारों मतभेद आता है, पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये नहीं कर सकती पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में ले जाएं। तो ये आप क्या है, एक गिरोह में जो आपका प्रस्तावना है वो कहता है कि भारत की प्रस्तावना एकता अखंडता को इंडिकेट करती है। पहली क्लास में मैंने बताया था प्रस्तावना बोलती है हम भारत के लोग संविधान को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सब उसमें एक वर्ड आता है एकता और अखंडता। क्लियर नहीं आता? अब हम इसके जो अनुच्छेद हैं, कई बार अनुच्छेदों से सवाल पूछा जाता है और इसके अनुच्छेद जो हैं पंचायती राज व्यवस्था के 243 से 243 ओ तक है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। ये पंचायती राज कितने हैं? 243 से 243 ओ तक। या तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, बोर्ड में समझाता जा रहा हूँ, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 243, जैसे 243 स्टार्ट हो रहा है। 243 का कहता है आपका ग्राम पंचायत की परिभाषा। ग्राम पंचायत की परिभाषा
अब स्टार्ट होगा इस तरह 243A B C। ये क्या कहता है आपका ग्राम सभा। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंबली। 243A में क्या होगा? और देखिए 243 का क्या रहा शुरुआत में? आपका पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में क्या कहेगा आपका? तो हम किसी को जब बताते तो पहले नाम बताते हैं, ये उसकी परिभाषा को बात कर रहा है। ये सभा लिखा है, ए पे असेंबली हो गया। बी में क्या हो गया? ग्राम पंचायतों का गठन। बी से क्या होता है? बुल्ड होता नहीं होता? BUILD बिल्ड। इसका मतलब हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। याद करने का तरीका बता रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। ग्राम पंचायतों का गठन। सी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, संरचना होता ही होता है। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, संरचना, यानी क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की संरचना। इस तरह जो सी लिखा है, सी से क्या बनते हैं इसमें? कंस्ट्रक्शन। इसको हिंदी क्या बोलते हैं? संरचना। और संरचना क्या? ग्राम पंचायत की 3 प्रकार की जो बताई तो त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति भी एक त्रिस्तर की। बार बार पेपर में पूछा जाएगा आपसे, किस व्यक्ति ने 3 स्तर पे कहने के 3 स्तर का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। 2 स्तर पे किसने कहा था? अशोक मेहता। यदि पूछा जाए आपसे ग्रामीण स्वशासन से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? कैलकुलेटर बताई थी मैंने। BA पास 73वें। यदि सवाल पूछ लिया जाए ग्रामीण स्वशासन से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? B से बलवंत राय, A से अशोक मेहता, B से PK और S से सिंघवी और 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर? आर्टिकल याद हुआ यहाँ तक? परिभाषा, असेंबली, बुल्ड, कंस्ट्रक्शन। 243 D E F। यहां पे क्या हो जाएगा? डी से दया करना। कैसे बताते हैं? समाज में जो नियम बनते हैं किस पे दया की जाती है सबसे पहले? क्या? जनता में तो सब दया जाते हैं, जो कमजोर वर्ग होता है, ठीक, यानी अनुसूचित जनजातियों पे। तो ये आर्टिकल 243 डी क्या करने तरीका क्या है? दया करना। इसके आगे लिखिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। SC ST महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो पता है? तुम्हें याद करना है। इसमें भी सवाल आते भी, मैं बताऊंगा कि सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक। 243 ई में क्या है? क्या? ई से क्या होता है? ईयर। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? ईयर का मतलब वर्ष होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है गुप्ता जी? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं भैया? अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जैसे पूछूं भाई बताएगा कितने वर्ष के लिए होता है? कोई भी होता है बालक वर्ग में? 4। कन्या वर्ग 4 वर्ष के लिए होता है। नहीं, ठीक। अभी हुआ है, अभी चुन के आए थे। कब हुआ था चुनाव? 24 में हुआ था, ठीक। 20 में हुआ था, इसके पहले ये अपने यहाँ पे 5 साल। एफ से क्या हो जाएगा?
क्यों भाई संदीप? यस सर। एक से क्या फेल। इसका मतलब क्या है? सदस्यों की अयोग्यता। अयोग्यता विपरीत से योग्यता ही होता है। अयोग्यताएं मतलब क्या हो जाएगा? अब इसमें आपको कौन कौन सी नहीं योग्यता होनी चाहिए, यहाँ तक याद हो गए? यहाँ तक किसी कोई समस्या? क्या? 243 जी एच आई। जी से क्या होता है? अखिल क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? रघुवेंद्र। अब मान लो तुम सभी क्या हो? जीनियस मानी बुद्धिमान। तो यानी क्या हो जाए? अब जब जीनियस है तो उसके पास क्या आएगी? पंचायत ताकत आ जाएगी। यानी लिखिए यहाँ पे पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। जब घर का लड़का बुद्धिमान हो तो उसके पास क्या आता है? जिम्मेदारियां आती हैं। और क्यों उसके पास ताकत का है? उससे उम्मीद की जाती है ये हमारा जो कोहनूर का हीरा है ये झंडा रोहण कर देगा, समाज के स्टेटस में हमें ले आएगा अग्नि भाग में। भूलेगा तो नहीं जीनियस मतलब? रेनू जी का मतलब क्या है? तुम जीनियस हो? हो तो मतलब क्या है? यहाँ पे पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। एच का मतलब अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए पंचायतों द्वारा, समझाते हैं यहाँ पे, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां मतलब क्या हो जाएगा? हाई टैक्स। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां मतलब इससे क्या जाएगा? हाई टैक्स। आई में लिखिए आर्टिकल 243 आई वित्तीय स्थिति के। आई में लिखिए वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अर्थात क्या हो जाएगा? इसे इनकम, राज्य की जो अपनी आय होती है उसका राज्य वित्त आयोग है। पुनर्विलोकन मतलब पुनः वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन लिखे बोर्ड में नहीं सर, इसकी बात के लिए वित्तीय आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। आई हो गया। अब बस 2-3 और ऐसे JKL आर्टिकल 243 जे में कहा गया है पंचायतों की लेखाओं की जांच करना। मतलब जैसे क्या जाएगा? जांच। सुनो बेटा, जैसे क्या जांच होगा? यहाँ पे लिखिए पंचायतों के लेखाओं की जांच लिख लीजिए। वर्ड हो जाता है संपरीक्षा, ये सबसे अच्छा वर्ड होता है संपरीक्षा, मतलब जांच करना। पुस्तक में जांच करेंगे। हाँ, के का मतलब क्या हो जाएगा आपका? के से आता है किंग, और किंग 11 कर दें तो हो जाएगा इलेक्शन। किंग 11 इसका इलेक्शन अर्थात पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन के तक आ गए हम लोग। एल का अर्थ लागू करना। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू, संघ में भी तो प्रशासन चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना।
243 एम। एम क्या कहता है आपका? मना करना, एम से मना करना, अर्थात भारत वो तो डिनाइड होता है। वो तो आपकी इंग्लिश थोड़ी इसको याद करने ट्रिक बता रहे हैं। अब जैसे तुमने कह दिया कि भाई बी से बॉय, बॉय लड़का होता है, लड़कों को भी बालक कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ किस आधार पे आपको याद करना है, ठीक। अब जैसे मैं तुम्हें बालक कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? तुम बालक, तुम कहलाओगे तो मेल ही ना। ऐसा थोड़ी मतलब बालक कह दे तो तुम जेंडर चेंज कर लेगा अपना। 243 एम से क्या मतलब हो जाएगा? मना करना। इस चीज के लिए मना करना सर। मना करना आपको भारत के कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह था पहले, भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एन से क्या हो जाएगा? निरंतर बने रहना, विधियों और पंचायतों का बना रहना, विधियों और पंचायतों का बना रहना। और लास्ट है 243 ओ से क्या आएगा? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। क्लियर? अब याद हो जाएंगे ये। ठीक। कार का लिखने की जरूरत है? कार का समझे ना 5 वर्ष, योग्यता पता ही है आपको 21 वर्ष। ठीक। आरक्षण की बात करी जाए 1/3। ये सिस्टम आर्टिकल से सवाल बनेगा, याद कर ले जाएंगे, इसलिए मैंने इसके माध्यम से बताया कि इसमें क्या होता है आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बहुत बार पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल पे है? आर्टिकल 243। आर्टिकल 40 में भी की गई चर्चा। आज जब डीपीएसपी पढ़ते हैं तो मैं लिखवाया था, डीपीएसपी क्या आपका भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 एसएससी के पेपर में पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किस भाग में दिया गया? भाग 9 में दिया होता तब भी सही, उन्होंने दिया भाग 1, 2, 3, 4, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। भाग 4 में आर्टिकल 40 में दिया गया। ठीक। एसएससी का आया था। देखिए पेपर में क्या है, चीजें वही टॉपिक वही है। हर साल आपके पहले भी 10-15 साल से चल रहा है, आपके आने वाले 20-25 साल बाद भी सिलेबस तो यही रहेगा। ये सिलेबस ऐसा है जो आपकी जीएस का कोर है, तो सवाल तो उनको यही पूछेंगे। अब उस सवाल को बार बार कैसे पूछ सकते हैं, उसी सवाल को घुमा फिरा के। अब हम चर्चा करते हैं आपकी PYQ पे, जो इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको ये हो जाए कि कितना आपको समझ पा रहे हैं। लिखवाने की जरूरत है इसको पीछे? तो समझ नहीं आया? पहली क्लास है, तुम सब इतना समझो, पहली क्लास में केंद्र में सरकार समझ रहे हो? केंद्र सरकार में एक व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री होगा, वो क्या करेगा? केंद्र से संबंधित नियम वो बनाएगा, किसान बिल, SC/ST एक्ट, संधियां समझौते वगैरह करेगा। राज्य सरकार राज्य से संबंधित नियम बनाएगी। जैसे आपके योगी साहब को नियम बना रहे हैं तो राज्य के अंदर ही तो लागू होगा वो। क्या नाम तुम्हारा? राजेंद्र? राज जो भी है, समझ में आ रहा है? राजा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आ गया। अब जो जिला स्तर की सरकार है वहां काम करने के लिए कोई चाहिए,
तो वहां पे आपका एक शहरी निकाय होता है, एक ग्रामीण निकाय होता है। ग्रामीण निकाय में गांव के लोगों के को सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं। शहर में शहर के लोगों के लिए किए जाते हैं। क्लियर? जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पंचायत से रिलेटेड संबंधित। ठीक, अब आते हैं अपने कुछ एमसीक्यू पे। बताइएगा फटाफट, पहले सब लोग बताएंगे, फिर जिससे मैं पूछ लूंगा मैं। ठीक, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया? भाग 5, 8, 9, 11। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। ठीक, 9 का क्या पढ़ेंगे? नगर पालिकाएं। क्लियर? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? समझ आया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 32, 35, 40, 55। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब फटाफट बताइएगा सवाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? बीपीएसपी, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचायत। ये सारे सवाल पिछले विभिन्न एग्जामों में आए हैं। ठीक, तो मैं एग्जाम का नाम दे रहा हूँ, जो बात इंपॉर्टेंट है उसी चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। पंचायती राज प्रणाली किस पे आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पे। संदीप तुम बताओगे। सत्ता के केंद्रीकरण पे, प्रशासन व जनता के सहयोग से, जनता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता के विकेंद्रीकरण से, या उपयुक्त सभी? अब तुम बताओ। सत्ता के विकेंद्रीकरण से। बंदा संदीप, उपयुक्त सभी कैसे? सत्ता के विकेंद्रीकरण से। जवाब कैसे दे दिया? तो कान कैसे बताया? आप सवाल तुम्हारे कान ना के बोल के जाएंगे कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। चलो तुम ही फिर से बताओ, ध्यान से सुनना। पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला मैंने? बताओ। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। तो तुम्हें छोटी सी कहानी सुना। एक क्लास में 2 प्रकार के विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, सवाल कुछ भी पूछो कट से जवाब। ठीक, यानी मेहनत करता था तभी बता पाता था। पर उसके साथ ये समस्या थी, 2 दिन मेहनत कर ली, 5 दिन आराम। होता ना कि एक टाइम जब आपका जब पेपर चलेगा सेमेस्टर वाला, तब आप एकदम पागल की तरह पढ़ेंगे, बाल खड़े कर लेंगे, ठीक, चाय को ऊपर डालेंगे अपने ऊपर कि नींद ना आए। किसी प्रकार से एग्जाम में जो पढ़े हैं वो उल्टी करके आ जाए, वो सब पूरी कॉपी भर के आ जाए। ये जो प्रक्रिया होती है वो एकेडमिक स्तर के लिए अच्छी है। एकेडमिक स्तर में क्या है, आपको टोटल मार्क्स बढ़ाने हैं अपने। 100 नंबर का पेपर है, आपको 60-70 अचीव करना है। जो दूसरा लड़का था वो ज्यादा पढ़ता नहीं था, मतलब वो ये था कि अपना ज्यादा होशियार नहीं था, पर वो डेली पढ़ता रहता था, भले वो 2-3 घंटा पढ़े। ठीक, लगातार। अब आप खुद बताइए सिलेक्शन किसका होगा? क्यों? क्योंकि वो ध्यान से सुनता था, ध्यान से पढ़ता था। देखिए, स्मार्ट होना अच्छी बात है, ये जीवन के लिए बता रहा हूं मैं आपके।
लाइव क्लास चल रही है, ये सब बताना चाहिए क्योंकि जीवन से रिलेटेड होता है। आपका स्मार्ट होना जीवन में अच्छा है, पर आपका ओवर स्मार्ट होना उस आपके लिए अनहित है। कितने लड़के आपको देख जाएंगे वो पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, शक्ल देखते ही आपको लगेगा कि डर का माहौल पैदा कर दे, ठीक, एकदम उसको रटा पड़ा आपात सब, लेकिन एग्जाम तब भी क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में अंतर होता है। एकेडमिक एग्जाम में 2 दिन पढ़ा, फिर चाय ऊपर गिरा ली, दीवार से भिड़ गए, कुछ किया, नींद नहीं आई, आपको कॉपी में लिखे आए, थोड़ा मोड़ा पे कॉपी भर दी, टीचर को भी लगेगा यार मेहनत तो करी है, नंबर दे देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना आपको इतना है, ठीक, आना इतना है और आपसे बनता कितना है, इतना, ठीक। अब इसी चीज को बढ़ाना है आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपसे बन रहा है हो सकता है वो पूछी ना, ठीक, और उसमें ये नहीं है कि आपको आता है तो यस, नहीं आता तो गलत, बस वही ऑप्शन है, उसमें भरने का ऑप्शन नहीं है। अब ऐसी स्थिति आप देखेंगे, इसलिए मैंने कहा था आप डेली कम से कम 10 सवाल लगा लिए, 30 सवाल लगा के चलिए, 1 महीने में आपके 1000 सवाल की एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपके छोटे मोटे सवाल गलत हो जाते हैं वो आपकी गलती नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस से सब आपकी गहराई बढ़ेगी। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी इंटर में, एक फार्मूला होता है P=HDG, होता है नहीं होता है? बांधों का पानी जो होता है नीचे एकदम इक्वल होता है, ऊपर से धुमधड़ा करते रहते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी या सही पढ़ने वाले इंसान सही, उसकी अच्छाई, उसका व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं, उसके व्यक्तित्व में गहराई होती है, और जिसके व्यक्तित्व में गहराई होती है वो ज्यादा अच्छा करता है। आप किसी से अनुमान लगा लीजिए, आप अपने घर पे जाइए, अपने घर पे आप अपने पापा को देखिए, मम्मी को देखिए, वो आपसे बात करेंगे, उनकी बात में एक वजन होगा, लेकिन वही जब अपनी मौसी, आपकी मौसी या आपकी बुआ वगैरह से बात करेंगे तो थोड़ा उछल फुछल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेंटलिटी लेवल वही है। यदि आप ही हैं, आप कक्षा 5 बच्चे से बात करना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका उतना, आप उसको देख के समझ जाएंगे कितना पढ़ने वाला है, ठीक। ऐसी चीजें बढ़ती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें। तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, सबके लिए बात हो रही है, और इससे पढ़ाई के लिए बात नहीं हो रही है, क्योंकि व्यक्तित्व आपका पढ़ाई से नहीं है। कितने लड़के पढ़ते हैं, क्या सभी पढ़ के नौकरी पकड़ लेंगे? इसका मतलब जीवन तो बेकार नहीं होगा उनका। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छा करते हैं, आप ज़्यादा जाइए खान सर के पास चले जाइए, खान सर ने कौन सी नौकरी करी, लेकिन आज एक विश्वविख्यात टीचर है, उनके बोलने का लहजा देखेंगे आप, क्लास में अलग है, लेकिन जब वास्तविकता से बात करें तो अलग तरीका है। क्यों? धीरे धीरे जब व्यक्ति का समय होता है तो व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे ही होता है, जो आपका संविधान भी कहता है। मूल अधिकार में लिखवाया था, मूल अधिकार में लिखवाया था बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक। बौद्धिक आपको अपना करना है, शारीरिक भगवान की देन होती है, कोई जन्म से विकलांग हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, शारीरिक क्षमताएं बढ़ाई जाती हैं। तो व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं है, एक सामूहिक टिप्पणी है, और पढ़ाई के लिए भी नहीं है, पूरे जीवन के लिए। आप कभी भी घर जाइए, चाचा को देखिए, पापा को देखिए, आपको दिखते मिल जाएंगे, उनकी तौर तरीके देखिए। आप अपने समाज के इर्द गिर्द लोगों को देख लीजिए, आपको कोई ना कोई दिख जाएगा। आपके समाज में कोई ना कोई 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे पर नौकरी नहीं मिली। आप कहीं भी रहते हो, गांव से, पहाड़, पर्वत, नदी के अंदर से, जहाँ भी रहते हो, हाँ सर, पानी के अंदर भी होते हैं कुछ जानवर। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होगा कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। क्लियर? क्योंकि देखिए पंचायती राज का जो उद्देश्य है, ये आपको पंचायती राज का उद्देश्य क्या कहता है? जन भागीदारी, जन भागीदारी बढ़ाना को बढ़ाना एवं लोक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना।
अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से कोई लेन देन नहीं है हमारा। जल प्रशासन एक्ट हो, एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पालक वर्ग, पंचायती राज। अच्छा हमारी बात को बुरा तो नहीं लगा किसी को? तुम कायदे से क्लास आए तो सर पॉलिटी में तुम्हें मास्टरी नहीं करा, तुम्हारे जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जो सुधर जाएंगी। होता है क्या कि आपको सही दिशा की जरूरत होती है, सब में पोटेंशियल खूब होता है। आप गांव के लड़कों को देखेंगे मेहनत बहुत दबा के करते हैं, आपके अभी आपके कई एग्जाम्पल हैं इस तरह के। कहने वाला सब में शक्तियां होती हैं, लेकिन उनको दिशा सही मिल जाए तो बहुत तेज काम कर जाते हैं। आपने महाभारत देखी, कर्ण अर्जुन की कहानी, कर्ण में शक्तियां सही थी, मार्गदर्शन से नहीं मिल पाया। यदि मार्गदर्शन मिल जाता तो कुछ और ही होता। ठीक, 2-4 सवाल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर पंचायत के वेतन के उपरांत कौन सी समय अवधि के लिए चुनाव कराना हेतु सही? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह? 6 माह। पंचायत को यदि हमने विकसित कर दिया तो किस अवधि के भीतर चुनाव करवाना चाहिए? 6 माह। अब थोड़ा कठिन सवालों में पूछे, ये तो हो गए थे आपके वनडे लेवल के सवाल। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बड़े लेवल पे जाइए, जैसे दरोगा, यूपीएससी नाम रख देते, यूपीएससी का सवाल बहुत ज्यादा होता है। आप स्टेट पीसी के आसपास, ठीक, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? राज्यपाल, जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ, भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य का निर्वाचन आयोग? कौन करे गुड़िया? राज्य का निर्वाचन आयोग। क्लियर? ये पूछा गया था पीसीएस 2016 में। किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय बनाए गए? 71, 72, 73, 74? 74 और यदि पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन तो क्या बनाया गया? ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन। मेयर का कार्यकाल कितना होता है संदीप? 1, 2, 3, 5। मेयर कहाँ पे होता है? नगर पालिका में। हम आप और भी कह सकते हो। सबसे खास और जिससे मैं पूछूंगा से वही बताएगा। कई बार मैंने पूछा, जिससे पूछूं वही बताएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? गुड़िया तुम बताओ। सही कह रही है रेनू? ये सही कह रही है? सही कह रही है। क्लियर? ये कई बार पूछा गया, कम से कम 4-5 फैक्ट तो याद ही कर लो। स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहते हैं? पंचायती राज की स्थिति को बनाया जाता है 24 अप्रैल। संवैधानिक दर्जा ग्रामीण स्वशासन को किसके अंतर्गत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन। पंडित जी, शहरी निकाय को कब कौन सा दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा 74 में। शहरी संविधान कब से प्रभावी हुआ था? अखिल 1 जून 1993। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लगाया गया था? जून में। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला। और संविधान दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले नगर निकाय सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? पीछे राघवेंद्र नगर, तुम ही बेटा जो भी नाम तुम्हारा
नगर निकाय सबसे पहले शहरी निकाय सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? चेन्नई। सही कह रहे हो, चेन्नई। तो पुराना नाम क्या है मद्रास का? चेन्नई। नया मतलब नाम। तो नहीं है। नया नाम है। अरे नया नाम है, सही नया नाम चेन्नई। ठीक, मद्रास। और फिर इसके बाद कहाँ बनाई गई थी? बम्बई और हाँ सर पूरे में लगाते हैं या स्पेशल? नहीं एमपी पूरे में समझा रजत पूरे में। एमपी से कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। ठीक, और इसके अलावा